गुड आफ्टरनून। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं कराता हूं अमन बेटा। कल वाला लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो होमवर्क दिया था वो वाला ना। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भी दे दिया है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भी दे दिया है पिछले सवाल का। 5.46 इंटू 10 की पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपसे नहीं बना तो मैं डिस्कस करूंगा, निश्चिंत रहें। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। नेक्स्ट क्लास के होमवर्क में आप देख सकते हैं, जो होमवर्क का शुरुआती हिस्सा है वो है सॉल्यूशन चैप्टर से। मस्ट है, जो करना है किसी कीमत पे। और कल क्योंकि संडे है तो आपको रिवीजन भी करना है खूब 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 सारा, जो कि आने वाले पेपर के लिए रिलेवेंट हो। आपका जो पेपर है 14 ऑफ फेब को, उसी की तैयारी करते रहो। पेपर की तैयारी पेपर से एक दिन पहले नहीं होती है, वो कई दिनों पहले प्रिपरेशन होती है। हर पेपर को ऐसे ट्रीट करो जैसे आपका वो नीट का पेपर है। जिस दिन आपने इस लाइन को फील करना स्टार्ट कर दिया ना, जैसे वो नीट का पेपर है, तो आपको किसी तरीके किसी की चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर पेपर को ऐसे दें जैसे वो नीट का पेपर है। तो 14th वाला पेपर और हर आने वाले पेपर को आप ऐसे ही दें, राइट। तो आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि अभी आपके पेपर में रिवीजन में फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं दे रहा हूं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से अभी आपके पेपर में नहीं आ रहा है, तो मैं रिवीजन में नहीं दे रहा हूं, राइट। लेकिन आपका जो सेक्शन हो चुका है बायो का, फिजिक्स का, वो आप करते रहे। क्लियर? ऑल राइट। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले कल वाला जो हमने आपको सवाल दिया था वो डिस्कस करें। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। ये जो सवाल है ये ग्राफ बेस्ड है, और ग्राफ का एक नियम होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के इक्वेशन याद करो। तो हमने सबसे पहले एक्सिस को देखा। जो एक्सिस, मैं चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस सवाल में बस एक जगह ट्विस्ट आता है, उसे समझना है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने एक्सिस को देखा। जो एक्सिस है वो है पी वर्सेस सी। यहां पे जो पी है बोले तो पाई, बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे अपन ने एक्सिस को देखा, मन में हमारे फॉर्मूला आ गया पाई बराबर सी आर टी। हमने कहा पाई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये स्लोप है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका जो स्लोप होगा वो आर टी होगा। यहां तक तो ठीक था। लेकिन जब आप सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं तो सवाल में जो एक्सिस है वो है कंसंट्रेशन की, जरूर है, और उसकी यूनिट है ग्राम पर सीसी। आपको ये जो फॉर्मूला याद है, आपको ये जो सारी कंडीशंस याद है, ये तब तक वैलिड है जब तक यहां पर जो सी है वो एन बाई वी होता है, यानी कि इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। अगर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता तो आंसर बेशक यहां से आ जाता, लेकिन कंसंट्रेशन का यूनिट ग्राम पर सीसी में है। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों कि हमें एक दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसमें एक्सिस वाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर पा ही है, लेकिन एक्स एक्सिस जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट है ग्राम पर सीसी, ग्राम पर एमएल। ये जो हमने पहला ग्राफ बनाया ये मोल पर लीटर में है। मतलब आपको जो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और कंसंट्रेशन को ग्राम पर एमएल में लिखना है। इसे आप उल्टा सोचो। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का मैंने एक सवाल दिया। सवाल में मैंने सॉल्यूट का आपको वेट दिया ग्राम में, और वॉल्यूम दिया मैंने आपको मिलीलीटर में। तो आप इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालोगे? ऐसे ही तो निकालोगे ना। एन बाई वी इंटू आर इंटू टी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, का मतलब वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम जो कि है मिलीलीटर में, उसे कन्वर्ट करोगे किसमें? लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे आप 1000 से करोगे डिवाइड इंटू आरटी। भाई ऐसे ही तो करोगे ना। अगर मैंने आपको सवाल दिया होता और सवाल में वेट ग्राम में होता, वॉल्यूम एमएल में होता, तब आपने जो फॉर्मूला आपको पता है उसे ऐसे ही तो मॉडिफाई करके लगाया होता। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इसे हम ऐसा लिख दे, पाई बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम इन एमएल, राइट, इनटू 1000 इनटू आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वेट इन ग्राम, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये पूरा का पूरा हो गया स्लोप एम। यानी कि अभी जो ग्राफ बनेगा देखने में तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा 1000 इंटू आर टी अपॉन एम बी। इस सवाल में हमें यही सोचना था कि इसका स्लोप है कितना।
क्योंकि इस सवाल में हमें स्लोप की वैल्यू दी है, बस इससे इक्वेट करना था। अभी हो गया सवाल खत्म। आपको करना क्या है, 1000 इंटू आर टी अपॉन एम बी इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ आर पता, टी पता, 1000 पता, वैल्यू पता, एम बी निकालना है। कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा एंड द करेक्ट आंसर इज 5.46 इंटू 10⁻6 ग्राम पर ml। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, ठीक है, बढ़िया है, परफेक्ट। 5.46 इंटू 10⁻6 ग्राम पर ml इज द करेक्ट आंसर इस सवाल में। बस यही समझना था कि हम ग्राफ में कंपेयर कैसे करें। तो हमें जो फॉर्मूला पता था उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कुछ इस प्रकार से किया। किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हैंड। दोबारा बोलने का नियम नहीं है। आप मतलब आप देखो, जब मैं पढ़ा रहा था मैं चाय नहीं पी रहा था। जब मैंने मेरा काम कर लिया था मैं चाय पी रहा हूं। और आप क्या करते हो, मैं बोलता रहता हूं, आप चाय पीते रहते हो, कुछ न कुछ घूमते रहते हो, तो सुनते नहीं हो। तो सर प्लीज एक बार नहीं, प्लीज एक बार का नियम नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनना है। आज भी आप आर की वैल्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं यार। वॉल्यूम अगर होगा, आप आर की यूनिट नहीं याद करते, दिक्कत ये है। मैंने कितनी बार कहा आर की यूनिट याद करो, आप बस नंबर याद करते हो। 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यानी जब कभी वॉल्यूम होगा लीटर में, प्रेशर होगा एटीएम में, टेम्परेचर होगा केल्विन में, तब भैया ये यूनिट लेना। उल्टा भी तो सोचो, जब ये यूनिट लेना तब लेना जब वॉल्यूम हो लीटर में या मिलीलीटर में, जब प्रेशर हो एटीएम में। क्या बताऊं मैं, वॉल्यूम को आपने लीटर में कन्वर्ट किया, भैया कंसंट्रेशन लिखा है तो आर 0.021 ही तो लोगे ना, आर 0.021 ही तो लोगे ना। ऑलराइट, आई होप आप सबको सवाल समझ में आया एंड द करेक्ट आंसर इज 5.46 into 10⁻6 ग्राम पर मोल। नहीं बोलो तो भी चलेगा, ऑब्वियसली आप मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मोल का है, मतलब पर मोल भी है। अगला सवाल आप सबके सामने, लेकिन उसके पहले आओ पढ़ते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें गड़बड़ है यार। हमने पढ़ा सीपी, पढ़ा आरएलवीपी, ईबीपी, डीएफपी एंड ओपी, पर उसमें एक समस्या है। समस्या यह है, हम जो सोच रहे थे हम वो पा नहीं रहे थे। अक्सर ऐसा ही तो होता है। हम पेपर करके आते हैं 100 नंबर का, आता है 50, 80, 90। हम पेपर करके आते हैं 700 का, आता है 550, 600। हम जो सोचते हैं हम वो नहीं पाते, इसे ऐसे समझते हैं। आपने 4 सीपी पढ़ ली, और जैसा मैंने आपसे कहा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि आप इनकी मदद से किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं। तो आपने सीपी सीख लिया और बोले साहब हम जा रहे हैं लेबोरेटरी। मैंने कहा जाओ। आप गए लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में सॉल्यूशन रखा था, उसमें एक सॉल्यूट था फलाना, और आपको फलाने का पता करना था मॉलिक्यूलर वेट। तो फलाने का मॉलिक्यूलर वेट पता करने के लिए आपने ये सारे के सारे कोई भी एक कंसेप्ट जो आसानी से लग गया वो लगाया। लगाया, उससे आपने उसकी वैल्यू निकाली। लेट्स से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे थे सॉल्यूशन का 2 एटीएम, लेकिन जब उसे हम इंस्ट्रूमेंट से, बैरोमीटर, इन सब से किसी से मेजर कर रहे थे, किसी माध्यम से मेजर कर रहे थे, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा था 4 एटीएम। आप जितनी वैल्यू निकालते और जितना आप पाते, दोनों में अंतर आ रहा था। क्या हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सही नहीं है, या फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं? तो आपने सारी वैल्यू भी बड़े बारीकी से पुट करी, आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन फिर भी आपके जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट थे और आपके जो कैलकुलेटेड रिजल्ट थे, जब मैं कहता हूं कैलकुलेटेड रिजल्ट, इसका मतलब है आपको जो फॉर्मूला बताया आरएलवीपी का, ईबीपी का, डीएफपी का, ओपी का, उस फॉर्मूले से आपने जो रिजल्ट निकाला, जो उस फॉर्मूले से रिजल्ट आ रहा था, उसे हम लोग कह रहे हैं कैलकुलेटेड, राइट? तो जो कैलकुलेटेड है वो ऑब्जर्व के बराबर नहीं आ रहा था। कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर नहीं आ रहा था, यहीं पर एक कंसेप्ट आया एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
मतलब हम सोच रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर 2, हम पा रहे थे 4, हमने कहा भैया ये एबनॉर्मल है। हम सोच रहे थे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इतना, पर हो रहा था कुछ और, हमने कहा भैया ये एबनॉर्मल है। कंसेप्ट नंबर 1, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों जो हम सोच रहे थे वो नहीं पा रहे थे? क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो रही थी? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नंबर बदल रहा था। क्या मतलब? हम सोच रहे थे कि हमने 1 मोल मिलाया है तो सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ही है, लेकिन वास्तविकता में वो जो 1 मोल है कभी कभी जाके डिसोसिएट हो जाता, तो कभी कभी जाके एसोसिएट हो जाता। हम सब जानते हैं जो ये सॉल्यूट होता है उनमें कभी डिसोसिएशन तो कभी एसोसिएशन होता है। सॉल्यूट का नेचर इलेक्ट्रोलाइट का होता है, क्योंकि उनका कभी डिसोसिएशन होता था, उनका कभी एसोसिएशन होता था, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वजह से नंबर बदल जाता था। इसे हम ऐसे समझते थे, हमने एक सॉल्यूशन माना, इस सॉल्यूशन में अपन ने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी, हमारी जो कैलकुलेटेड रिजल्ट होंगे, चाहे पाई का चाहे किसी भी, पाई लिख रहा हूं आसान, जब हम ये कैलकुलेटेड रिजल्ट निकालेंगे तो वो 1 मोल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेकिन जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है वो कुछ और है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 मोल अंदर पहुंचा तो अंदर हो गए 2 मोल आयंस। हम सब जानते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है। भैया 1 मोल सोच रहे हो लेकिन सच्चाई तो 2 मोल की है, तो जो रिजल्ट आएगा 2 मोल से आएगा ना। हम जब अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, हम कभी भी इस प्रकार के फैक्ट की बात नहीं कर रहे थे कि या तो मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ या तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हुआ। यानी कि क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नंबर बदल गया, इसीलिए जो एक्चुअल सीपी है वो कैलकुलेटेड सीपी से डिफरेंट हो गया। जो एक्चुअल सीपी है वो कैलकुलेटेड सीपी से डिफरेंट हो गया। सबसे पहले हम समझ रहे हैं हो क्या रहा। हो ये रहा, हम जो सोच रहे वो पा नहीं रहे। ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि जितना नंबर हम सोच रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर उतना नंबर नहीं है। कभी ज्यादा है तो कभी कम है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है। आप सबको ये तो याद होगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। इन द सेम वे अगर नंबर घटेगा तो सीपी घटेगा, क्योंकि नंबर बदल रहा था इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल रहा था। सवाल है सर हम पता कैसे करें कि एक्चुअल क्या है? आपने तो कह दिया कि हम सोच रहे हैं 2, लेकिन भैया 2 नहीं आएगा, 2 से अलग आएगा। अब सर हर बार हम एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं निकाल सकते। मेरी बात को समझिएगा, हम जो सोच रहे थे हम वो पा नहीं रहे थे, लेकिन हम इस काबिल बनना चाहते हैं कि हम जो सोचे हम जो पाए दोनों बराबर हो जाए। इसे एक दूसरे एग्जांपल से ऐसे समझते हैं। इमेजिन करिए आपकी स्कूल है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है कोई एक सब्जेक्ट का। आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हो 100 नंबर का, ये आपका अटेम्प्ट है। आपने 100 नंबर का अटेम्प्ट किया तो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है कितनी है? 100। लेकिन जब कॉपी चेक होके आई आपको जो ऑब्जर्व्ड नंबर मिले वो मिले 50। मैं 50 इसलिए ले रहा हूं ताकि वो हाफ हो, आपको समझ में आए। आपके 50 नहीं है, आपके 95 है, ऐसा इमेजिन करो, ठीक। बट ऐसा बोल रहा हूं ताकि वो हाफ को हम सीधे रिलेट कर पाए। तो आप अटेम्प्ट करके आए 100 लेकिन ऑब्जर्व आए 50। फिर एक दूसरा पेपर हुआ, जो दूसरा पेपर हुआ वो 200 नंबर का हुआ। 200 नंबर का हुआ, आप फिर से अटेम्प्ट करके आए 200। ऐसा ही होता था आपके साथ। आप फिर से अटेम्प्ट करके आए 200, लेकिन जब नंबर आया तो 100। बोले यार ये तो गड़बड़ होता है, हम जितना अटेम्प्ट किए उसका आधा आया। अगली बार फिर से आपका पेपर हुआ और अब जो पेपर हुआ वो पेपर हुआ 350 मार्क्स का। चलो छोड़ो, अगली बार फिर से आपका पेपर हुआ और अब जो पेपर हुआ वो पेपर हुआ 720 मार्क्स का। आप फिर पेपर देने गए, आपने कहा इस बार हमने अटेम्प्ट कर दिया 720 नंबर का, और आप मेरे पास आए, बोले हमने 720 का अटेम्प्ट किया। मैंने कहा 720 तो नहीं आए, तो बोले कितने आए? ये जो आपकी वैल्यू है ये कैलकुलेटेड है, लेकिन हम जानना चाहते हैं ऑब्जर्व कितना है, हम जानना चाहते हैं एक्चुअल कितना है। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट से एक रिलेशन बना लिया। रिलेशन ऐसा बना लिया, अरे 720 आपका स्कूल का पेपर है यार, आप इसे कोई दूसरा पेपर मान रहे हो क्या? ये जो 720 है, तो 720 में आप 720 अटेम्प्ट करके आए, लेकिन आपके कितने आए अभी बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक फैक्टर बना लिया, और मैंने जो फैक्टर बनाया उसका लॉजिक क्या लिया जरा देखना। हमने एक फैक्टर बनाया, फैक्टर का नाम रख दिया एफ।
आप जितना पाते थे ऑब्जर्व और जितना कैलकुलेट करते थे सी, उन दोनों का रेशियो, कितना पाते थे 50, कैलकुलेट करते थे 100, मैंने कहा हाफ। ऐसे यहां पे मैंने देखा तो फैक्टर कितना पाते थे 100, कितना कैलकुलेट 200, तो हमने कहा हाफ। तो जैसे आपने 720 पेपर अटेम्प्ट किया तो 720 में आपने बोला कितने नंबर आए, तो मैंने कहा 720 हाफ। मतलब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मेरी बात को समझना, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे हमने हमारे ही बनाए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे हमें ऑब्जर्व एक्चुअल नंबर मिल जाते थे। क्लियर? ये जो पेपर है, मैंने पेपर का नाम थोड़ी लिया, आप जब भी 720 होता है उसी पेपर को मान लेते हो सकता है कोई स्कूल का पेपर हो, ठीक है। तो कैलकुलेटेड फैक्टर, इस फैक्टर से जैसे हमने गुणा किया वैसे हमें ऑब्जर्व वैल्यू मिल गई। द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। मतलब हमारे सामने कैलकुलेटेड के फॉर्मूले, हमें पता है ये जो सीआरटी है इससे ऑस्मोटिक प्रेशर मिलता है, पर इससे जो ऑस्मोटिक प्रेशर मिलता है उसमें समस्या है, वो कैलकुलेटेड है, वो 100 नंबर की तरह है, वो 200 की तरह है, वो 720 की तरह, वो एक्चुअल के बराबर नहीं है। उस एक्चुअल के बराबर करने के लिए हमने इसे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो फैक्टर इंटू सीआरटी हमने जैसे किया, हमें मिल गया एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें मिल गया एक्चुअल सीपी, हमें मिल गया एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर। सवाल है इस फैक्टर को बनाए कैसे? वैसे ही बनाए जैसे हमने यहां बनाया। यहां पर फैक्टर का लॉजिक क्या लगाया? ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। अरे बोलो ना। अब यार ये जो फैक्टर मैंने बोला ना हाफ, तो हाफ इसलिए बता आपको फील आए। अब मैं ऐसे कहता, आपका एक पेपर हुआ 515.75 मार्क्स का, आप अटेंड करके आए 520 और आपके आए 400, तो फैक्टर का मतलब तब समझ में आता। आज हाफ है तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर इसमें फैक्टर क्या बनाना, सर वो तो हम देख ही लेंगे सर, हाफ आ रहा है हाफ आएगा। हाँ आज हाफ देखना आसान है, लेकिन मान लो यही नंबर कुछ और होता फिर फैक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता, राइट। तो वही फैक्टर हम अब बनाने वाले हैं सॉल्यूशन में। तो अपन क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि नंबर डिफरेंट है। किसका नंबर डिफरेंट है? सॉल्यूट का। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कुछ और हो जाता है। क्या हो जाता है? कभी टूट जाता है, कभी जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका नेचर है। क्या करे, ऐसा होता है तो होता है। अब ऐसा तो होता है, चलो बनाए फैक्टर। तो वो जो फैक्टर है उसका नाम हमने दिया वांट ऑफ फैक्टर, बोले तो आई। वांट ऑफ फैक्टर बोले तो आई। जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो समझते हैं आई क्या होता है, लेकिन यहां पर आई का मतलब है वांट ऑफ फैक्टर, बोले तो आई, राइट। आई दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। इसको बनाने के पीछे लॉजिक वही है जैसा हमने नंबर में बनाया। अब आई कैसे बनाए? तो अपन ने कहा जो आई है, आई का फॉर्मूला बना लिया, मैं यहां लिख रहा हूं, राइट। तो I is equal to observed colligative property upon calculated colligative property, वैसे ही जैसे आपके नंबर में निकाल रहे थे, observed upon calculated, observed upon calculated। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करेंगे, OIC, आपको याद रहेगा observed upon calculated। तो अपने सामने I का फॉर्मूला आ चुका है, observed upon calculated, observed colligative property upon calculated colligative property। एक बात बताओ यार, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोलो भैया, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बोलो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत बढ़िया। यानी कि हमने फॉर्मूला बनाया I बराबर OCP अपॉन CCP, तो उसे हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड नंबर। यहां लिख देता हूं मैं, एक तो ये, एक मिनट कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर। बोलो चलेगा? तो I का अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, ऑब्जर्व्ड नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर। मतलब अगर कभी I निकालना है तो ऑब्जर्व्ड कितने नंबर है, कैलकुलेटेड कितने हैं, दोनों का रेशियो निकाल देना, I मिल जाएगा। ऐसा समझो, हमने मिलाया 100, अंदर हो गए 50, तो I कितना, 50/100। हमने मिलाया 100, अंदर हो गए 200, आई कितना, 200/100। नंबर का रेशियो निकाल दो, चाहे सीपी का रेशियो निकाल दो, आई मिल जाएगा। बच्चों आप सब जानते हो, आपसे पूछ रहा हूं मैं, जो नंबर होता है, जो नंबर होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अरे बोलो ना। नंबर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली? डायरेक्टली। अगर वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट के, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट के
मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली। अरे भैया, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ या ना। तो अगर वो मोल के प्रोपोर्शनल है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हमारा फॉर्मूला ऑब्जर्व नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर है, तो मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में उल्टा हो जाएगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मोल हो जाएगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है? हम अभी आई बना रहे हैं, हम अभी आई की तस्वीर बना रहे हैं। जब ये फैक्टर बन जाएगा तो हमारे पास जितने भी सीपी के फॉर्मूले थे उनमें आई को मल्टीप्लाई करेंगे और नया बिल्कुल फॉर्मूला बना लेंगे। इज दिस क्लियर? अपने पास आई का फॉर्मूला आ चुका है, ऑब्जर्व नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर या ऑब्जर्व सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी। क्लियर? ऑलराइट, तो ये हो गया अपने पास आई का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग केस में इसी कंसेप्ट से आई को कैलकुलेट करते हैं। अब दो ही केस होने वाले हैं, या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। सबसे पहले बात करते हैं डिसोसिएशन की। इसमें लौटते हैं, पहले अपन फॉर्मूला बनाते हैं, राइट? तो इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। बच्चों सो रहे हो क्या? इमेजिन करते हैं हमारे सामने इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। अब AXBY का हमने वाटर में मिला दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा? XaY प्लस प्लस YBX माइनस, राइट? इमेजिन करो T इक्वल टू 0 पर इसके 1 मोल लिए, तो हम कितने मोल लेके चल रहे हैं? 1 मोल। हम सोच कैसे रहे हैं? 1 मोल। तो हमारा जब कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा? 1 मोल से, राइट? हमारा कैलकुलेशन होगा 1 मोल से, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर तो खेल हो गया, 1 मोल का डिसोसिएशन हो गया। अब हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो लेट्स से ये हो गया 1 माइनस अल्फा, तो टूटेगा तो क्या बनेगा? x अल्फा y अल्फा, राइट? कितना लेके चल रहे थे? 1 मोल। सॉल्यूशन के अंदर कितना है? 1 माइनस अल्फा AXBY x अल्फा AY प्लस y अल्फा BX माइनस। तो टोटल कितना है सर? पकड़ के जोड़ दो। तो 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो x प्लस y है इसको हम बोल देते हैं n। समझिएगा, अगर मैंने लिखा आपके सामने NaCl, तो Na1Cl1 यानी n की वैल्यू है 2। मैंने अगर आपके सामने लिखा AlCl3, तो Al1Cl3 यानी n की वैल्यू है 4। हमने ये जो x और y था, ये जो A का और ये जो B का वैलेंस था, इसे हमने बोल दिया दोनों को ऐड करके n। क्लियर? तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये अपने सामने बन जाता है, दिस कम्स आउट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बच्चों कितना लेके चल रहे थे? 1 मोल। सॉल्यूशन के अंदर कितना है? इतने मोल। हम क्या निकालने जा रहे थे? आई बोले तो ऑब्जर्व नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर। ऑब्जर्व नंबर कितना? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। कैलकुलेटेड कितना? 1। बोलो आई कितना? तो आई का फॉर्मूला आ गया हमारे सामने, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। जब कभी सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन होगा, उस केस में आई निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आओ इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो हमें NaCl का आई निकालना है। अगर कभी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अल्फा स्पेसिफाइड नहीं है, अगर कभी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अल्फा स्पेसिफाइड नहीं है, उस केस में अल्फा को आप 100% यानी कि 1 मान ले। हम लोग NaCl का निकालने वाले हैं आई, तो आई का लगाते हैं फॉर्मूला। डिसोसिएशन होगा कि एसोसिएशन? डिसोसिएशन। आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, राइट? एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, सर हमें कैसे पता चलेगा कि NaCl का डिसोसिएशन होगा कि एसोसिएशन होगा? एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि NaCl का डिसोसिएशन होगा कि एसोसिएशन होगा? तो उसी बच्चे से मैंने एक सवाल और पूछ लिया, जानना चाहते हो क्या? उससे मैंने ऐसे पूछ लिया कि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? क्या नाइट्रोजन का प्लस A का प्लस C का प्लस L का ऐसे निकालोगे? तो उस बच्चे ने कहा नहीं सर ऐसे निकालेंगे। मैंने कहा मुझे कैसे पता चला कि Na का Cl का लिखेंगे? तो जैसे मुझे वहां पता चला कि Na और Cl का लिखेंगे, वैसे मुझे यहां पता चला कि NaCl का डिसोसिएशन हुआ। आई होप आप समझ पाए, ऐसे फालतू के सवाल नहीं पूछना। ये मत मुझसे पूछना कि सर NaCl का डिसोसिएशन क्यों हुआ, सर एसोसिएशन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री से हम ये सब जानते हैं। क्लियर? सरल भाषा में आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां से पता चलता है कहां पे डिसोसिएशन हो रहा, किस कंडीशन में एसोसिएशन हो रहा। ये है K2SO4 सॉरी NaCl।
तो NaCl का I निकालना है, अपन ने लगाया फॉर्मूला, तो I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, राइट। अब सवाल में हमें अल्फा दिया नहीं है पल भर के लिए, मान लो तो अल्फा कितना लेंगे, 100% बोले तो 1, लेकिन अभी सवाल में दे रखा है 100%, लगाते हैं फॉर्मूला, पाते हैं आंसर। तो 1 प्लस n की वैल्यू कितनी, 2, 2 माइनस 1 1 इंटू 1 बोले तो 2। ऐसा नहीं लग रहा, जब अल्फा 100% है तो इसमें इन दोनों का जो एडिशन है वही I है। उसी प्रकार से हम निकालते हैं K2SO4 का, पोटेशियम सल्फेट का। तो I निकालने का लगाते हैं फॉर्मूला, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 2 1 3, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 बोले तो 2, अल्फा कितना, कुछ बोला है क्या, हाँ सर 100, ना बोला होता तब भी 100, 2 इंटू 1 बोले तो 3। ऐसा नहीं लग रहा, इन दोनों का जो एडिशन है वही I है। इन द सेम वे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है K4FeCl6, राइट। K4FeCl6 का केस नंबर 1 जब अल्फा 100% है, केस नंबर 2 जब अल्फा 50% है। सबसे पहले बात करते हैं जब अल्फा 100% है। बच्चों आप सब ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली है, आप सबको पता है कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब इसका आयनाइजेशन होगा तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है मात्र उन्हीं का आयनाइजेशन होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वालों का आयनाइजेशन नहीं होगा। मतलब जब ये पानी के अंदर टूटेगा तो कुछ ऐसे टूटेगा, बोलो हाँ या ना। यानी कि 4 पोटेशियम हो गए, एक पूरा मॉलिक्यूल ये हो गया, यानी कि इसके लिए जो n हो गया वो कितना हो गया, 5। हम निकालने वाले थे I, तो I होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, बोलो हाँ या ना। तो n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 माइनस 1 4, अल्फा कितना है 100, बोले तो 1 बोले तो 5। लेकिन अगर मान लीजिए अल्फा 50% रहा होता तब भी हमने फॉर्मूला ही लगाया होता, बस फर्क इतना होता, अब अल्फा यहाँ 0.5 रहा होता। तो जब आप इसे सॉल्व करते तो I की वैल्यू आती 3। मैंने आपको इन एग्जांपल्स के माध्यम से बताया अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में I कैसे निकालना है। बच्चों I है क्या, एक फैक्टर, हमने क्यों बनाया, ताकि हम एक्चुअल रिजल्ट पा सके। क्यों हम एक्चुअल रिजल्ट नहीं पा रहे थे, नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि जितना हम सोच रहे थे उतने पार्टिकल सॉल्यूशन में नहीं मिल रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कभी टूटते थे तो कभी जुड़ते थे। क्लियर। एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी Cp बढ़ेगी कि घटेगी। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो Cp बढ़ेगा कि घटेगा। बहुत बढ़िया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है तो जो ऑब्जर्व है वो कैलकुलेटेड से बड़ा होगा। किसी को डाउट है क्या इसमें, कैलकुलेटेड 1 मोल था, ऑब्जर्व 2 मोल से आया। आप सोच रहे थे 1 मोल, भैया अंदर है 2 मोल, तो ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा। ऑब्जर्व Cp विल बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड Cp अगर डिसोसिएशन होता है। बेसिक बातें हैं। इन द सेम वे जब हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा। इन द सेम वे हम ये कह सकते हैं कि जब I की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा आती है, राइट, तो अपन यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपका ध्यान चाहिए, आप सबके सामने होगा फॉर्मूला वाला पेज होगा ना, तो फॉर्मूले वाले पेज में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ I, उसमें लिखना नंबर 1 डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ I उसमें लिखिएगा नंबर 1 डिसोसिएशन, और इसका फॉर्मूला लिख लेना I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एसोसिएशन। हो सकता है ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो। एक बार हमने डिसोसिएशन की बात करी, एक बार एसोसिएशन, और फिर एक बार ना तो डिसोसिएशन ना तो एसोसिएशन। मान लेते हुआ एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगा मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर कोई बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। मतलब अगर आप मिलाओगे 100 तो अंदर होंगे 100 से कम, 50 होंगे, 40 होंगे, 80 होंगे। क्यों, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा। सोच रहे हो 100 हमने अंदर भेजा सॉल्यूशन के, लेकिन अंदर पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन होने की कई सारी वजह होती हैं, कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कभी कभी कोई दूसरे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। एसोसिएशन होता है, और जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटता है। कितना घटता है, कैसे घटता है, और वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इमेजिन करो हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है A, उसके हमने n पार्टिकल मिलाए, तो जैसे अंदर गया वो हो गया An। ये जो n है इसकी वैल्यू कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, कभी 4, कभी कुछ होती है। अगर सवाल कहता है डायमेराइज हुआ, राइट, अगर सवाल कहता है डायमेराइज हुआ तो n की वैल्यू है 2। अगर सवाल कहता है ट्राइमेराइज हुआ, है ना, ट्राइमेराइज मतलब 3 3 जुड़ गए, तो n की वैल्यू है 3। इन द सेम वे अगर कभी सवाल कहता है टेट्रामेराइज हुआ तो n की वैल्यू होगी 4। ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखना है। अपन समझते हैं Na पार्टिकल थे, वो An हो गए, मतलब एसोसिएशन हुआ।
इमेजिन करते हैं t इक्वल टू जीरो पे, इमेजिन करते हैं t इक्वल टू जीरो पे, ये थोड़ा इधर शिफ्टेड है ना, t इक्वल टू जीरो पे जो Na है उसके 1 पार्टिकल थे और An के 0 थे। जैसे ही आपने उसे वाटर के अंदर ऐड किया, एसोसिएशन होना शुरू हो गया, और जब एसोसिएशन होगा तो उनका अपना डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। क्या हो रहा है यार, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा स्लाइड में प्रॉब्लम है, एक सेकंड। हाँ अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है, राइट? तो जो मैंने कहा कि यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 2, 3, 4 ऐसा कुछ हो सकता है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे कहता है डायमेराइज तो समझ जाना n की वैल्यू 2 है, अगर ट्राइमेराइज तो समझ जाना n की वैल्यू 3 है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो हमारे सामने शुरू में जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे वो कितने थे बच्चों? 1। लेकिन जैसे सॉल्यूशन के अंदर गया तो हो गया 1 माइनस अल्फा, और ये हो गया अल्फा बाई n। क्या किसी बच्चे को ये सोचने में दिक्कत आ रही है अल्फा बाई n कैसे हुआ? यहां पर जो अल्फा है उसे हम लोग कह रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब टूट रहा था तो दैट वाज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आज एसोसिएट हो रहे हैं उसे हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कितना लेके चल रहे थे? 1। सॉल्यूशन के अंदर कितने हो गए? दिस प्लस दिस, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि इसे आप पहले वाले से रिलेट कर लो। जब डिसोसिएशन हो रहा था तो हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। जब एसोसिएशन हो रहा ये है 1 बाई n, डिसोसिएशन है तो n, एसोसिएशन 1 बाई n। तो याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। कितना लेके चल रहे थे? 1। अंदर कितने हो गए? 1 प्लस 1 बाई n माइनस इंटू अल्फा। क्या नंबर बदल गया? हाँ बदल गया। क्या फैक्टर बना ली? आई का फॉर्मूला क्या है सर? वही ऑब्जर्व नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर। ऑब्जर्व नंबर कितना है? 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन 1, यानी कि अपने पास आई का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। बच्चों वो जो आपका फॉर्मूला पेज है उसमें लिखेंगे आई का दूसरा फॉर्मूला, केस ऑफ एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगा तो वहां पर आई का फॉर्मूला होगा 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा, राइट? हमारे सामने दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो घबराए नहीं, एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो सवाल में देगा, या तो आपको रिएक्शन देके समझना पड़ेगा जो मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। इज दिस क्लियर? चलिए एक बात बताओ, एसोसिएशन में पार्टिकल का नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? एसोसिएशन में पार्टिकल का नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एसोसिएशन में पार्टिकल्स नंबर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डिक्रीजेस। क्या बात है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन करके आप तुरंत आंसर आता है। ये बताओ, जब पार्टिकल का नंबर घट रहा है तो ऑब्जर्व सीपी घटेगा कि बढ़ेगा? जो ऑब्जर्व है, जो एक्सपेरिमेंटल है, उसकी वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? घटेगा। सर नंबर घटा है तो ऑब्जर्व भी तो घटेगा, राइट? तो ऑब्जर्व सीपी विल बी लेस देन कैलकुलेटेड सीपी। एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा? ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर उल्टा होगा। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा। क्लियर? ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। आओ बात करते हैं अपन अलग अलग केस की। मैंने कहा डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, तो वहां पर एक फैक्टर बना लिया दैट इज आई। आई के अपने सामने दो फॉर्मूले आ चुके हैं, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। कहानी बहुत छोटी है पर यहाँ के स्लाइड में बहुत सारा आता है ना, तो लगता है बहुत बड़ी है। कहानी बस इतनी है, या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा या तो कुछ नहीं होगा। टूटेगा तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, जुड़ेगा तो 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर? इसी को अपन ऐसा समझते हैं। बच्चों आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। आई का फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला, मेन वाला। आई का मेन फॉर्मूला था ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो ऑब्जर्व नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर, राइट? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने ऐसे याद कर लिया, सर आई बराबर ओ बाई सी, ओ आई सी। क्लियर? एक बात बताओ,
जब डिसोसिएशन होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व नंबर ज्यादा होगा कि कम होगा? जब डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व नंबर ज्यादा होगा कम? ज्यादा। मान लो हम 100 लेके चल रहे थे, तो अगर डिसोसिएशन हो गया तो नंबर होंगे 200, तो जो आई की वैल्यू है वो है 2। मतलब अगर कभी डिसोसिएशन होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कभी डिसोसिएशन होगा तो क्या ऑब्जर्व नंबर कैलकुलेटेड से हमेशा ज्यादा होगा? अगर कभी डिसोसिएशन होगा तो क्या ऑब्जर्व नंबर कैलकुलेटेड से हमेशा ज्यादा होगा? साहब टूटेगा तो ज्यादा होगा ही ना। बहुत बढ़िया, यानी कि जो आई है वो ग्रेटर देन 1 होगा। बोलो हाँ या ना? जो आई है वो ग्रेटर देन 1 होगा, जो आई है वो ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन इमेजिन करिए यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा था। क्या हो रहा था? एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हुआ तो पार्टिकल जुड़ गए। जब पार्टिकल जुड़ गए, लेट से हम 100 लेके चल रहे थे, अब अंदर 100 से कम हो गए, लेट से 50 हो गए, तो बताओ आई की वैल्यू कितनी आई? हाफ। आई लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1। आपके जहन में बैठ गया कि साहब जब जब डिसोसिएशन होगा आई ग्रेटर देन 1 होगा, जब जब एसोसिएशन होगा आई लेस देन 1 होगा। लेकिन सर कभी ऐसा भी तो होगा ना टूटा है ना जुड़ा है, तब बेटा आई 1 होगा। क्यों? अरे 100 लेके चल रहे थे, ना टूटा ना जुड़ा, तो अंदर 100 ही तो है। जितना लेके चल रहे थे जब उतना ही है, तो ना तो टूटा ना तो जुड़ा, ना तो आई ग्रेटर देन 1 ना तो आई लेस देन 1, आई होगा 1। आई 1 होता है जब ना तो डिसोसिएशन ना तो एसोसिएशन होता है। सर ये बता दो आखिर ऐसा कब होता है? ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनका ना तो डिसोसिएशन होता है ना तो एसोसिएशन होता है। अगर हम एक मोल मिला रहे थे तो एक मोल ही रहेगा, इसीलिए इनके लिए आई 1 होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, राइट, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी कर रहे थे, वहां पे कभी कभी एक वर्ड लिखा मिलता था, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ना तो डिसोसिएशन हुआ ना तो एसोसिएशन हुआ। ऐसा बोल दे कभी सब तो समझ जाना आई कितना है? 1। डिसोसिएशन होगा आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन होगा आई लेस देन 1। आप याद रखना है जो CH3COH है, दैट इज एसिटिक एसिड, है ना, वो डाइमराइज हो जाता है बेंजीन में। डाइमराइज होने के पीछे वजह है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, राइट, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से हो जाते हैं डाइमराइज। तो ऐसा बेंजीन सॉल्वेंट में होता है, ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, राइट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो एसिटिक एसिड है और जो PSCOH है, ये डाइमराइज हो जाते हैं, आपको ऐसा याद रखना है। क्लियर? तो डाइमराइज होने का भी सिचुएशन आ सकता है, एसोसिएशन होने का सिचुएशन, डिसोसिएशन होने का सिचुएशन, ना तो डिसोसिएशन ना तो एसोसिएशन। सारी बातों की एक बात, हम क्या पढ़ रहे थे? एबनॉर्मल। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हम जो सोच रहे थे वो पा नहीं रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि नंबर बदल रहा था। इस समस्या को कैसे खत्म किया? एक फैक्टर बना लिया, उस फैक्टर का नाम क्या रखा? आई। आई का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व नंबर अपॉन कैलकुलेटेड नंबर। या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा। आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, आई बराबर 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर? अब हुआ क्या, हमारे सामने जितने फॉर्मूले थे उनमें थोड़ा चेंज करना था। क्यों? ये वही वाला बात था कि जब आप पेपर देते थे तो आप अटेम्प्ट करके आते थे 100 लेकिन आते थे 50, तो हमने एक फैक्टर बनाया ताकि हम एक्चुअल नंबर बता पाए। इसी चीज पे हमने अब हमारा जो पहले सीपी का फॉर्मूला था उस पर चेंज किया। आप सब जानते हैं अपने सामने 4 सीपी थे। नंबर 1 RLVP, बच्चों क्या आप सबको फॉर्मूला याद है? नंबर 2 EBP बोले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 DFP बोले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नंबर 4 बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक आपको जो फॉर्मूला पता था वो ये पता था, डेल्टा P अपॉन P नॉट बराबर XB। दूसरा फॉर्मूला आपको पता था डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। अरे बोलो ना भाई। तीसरा फॉर्मूला पता था डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, और चौथा फॉर्मूला आपको पता था पाई बराबर CRT। ये फॉर्मूला जो आपको पता था, इसमें एक छोटा सा हम करेक्शन करते हैं। करेक्शन ये करते हैं, इन सभी को अब हम आई 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 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम इस वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और अब फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो ऑब्जेक्ट के बराबर आता है, अब एरर नहीं आता है। जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया, एक बच्चा कहता है सर तो क्या अभी तक हम गलत पढ़ रहे थे? नहीं, अभी तक हम गलत नहीं पढ़ रहे थे। अभी तक जाने अनजाने में हम जितने सवाल कर रहे थे उन सभी में आई 1 होता था। 1 यहां लिखा होता था, आपको दिखता नहीं था। मतलब जब आप फॉर्मूला लगा रहे थे डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, तो वहां लिखा था 1 इंटू केबी इंटू एम, 1 आपको दिखा नहीं, तो वो आपकी गलती है, आपको देखा नहीं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो भी सही था। आपने जितने न्यूमेरिकल किए उसमें या तो ग्लूकोज होता था या तो सुक्रोज होता था या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता था। मतलब जाने अनजाने में आई 1 होता था।
खैर, आज से आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला याद हो सीपी का, और वो है ये। आप हमेशा आई वाला ही याद करेंगे। जब आई 1 होगा तो 1 होगा, जब आई 1 नहीं होगा तो आप सॉल्व करके वहां वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन आज से, अब से आपको यही फॉर्मूला याद होना चाहिए। पुराना फॉर्मूला भूल जाओ, पुराना फॉर्मूला भूल जाओ। इज दिस क्लियर? तो अपने सामने यहां पर फॉर्मूला आ चुका है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, और बस कुछ नहीं, अपन ने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक दो सवाल मैं सिखाता हूं, फिर आप बताना। सबसे पहला सवाल है 2a से बना a2। हम तुरंत समझ गए भैया ये तो डाइमराइजेशन का केस है, ये तो एसोसिएशन का केस है। सवाल हमसे पूछ रहा है वांट ऑफ फैक्टर निकालो, आई निकालो। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ कि नीट पे चलना है। आई बराबर 1 + 1 / n - 1 इंटू अल्फा। बच्चों आप मुझे बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? डाइमराइज हुआ तो n कितना होगा? 2। तो 1/2 - 1। अल्फा कितना है? 80%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना? 80%। एसोसिएशन कितना? 80%। यहां लिख दूंगा मैं 0.8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप सब मुझे आंसर बताएंगे आई कितना आया। वन पॉइंट फोर कहां से आ गया? 7/5? कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं यार, खतरनाक कैलकुलेशन, मुझे पता नहीं था। शकुंतला देवी हो आप लोग। 1.2। वेल द करेक्ट आंसर इज 0.6। 0.96। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक होगा। बहुत बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके अंदर ग्रेट मैथमेटिशियन है। बहुत बढ़िया। वेल आंसर 0.6 है। ऑल राइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। यह सवाल भी मैं सिखाऊंगा, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। इसके बाद से बस आप करना, ठीक है? देखो बच्चों, ये जो सवाल है अपने आप में एक स्टैंडर्ड सवाल है, और करना कैसे है मैं सिखाता हूं। आपका पूरा ध्यान चाहिए अगले 5 मिनट तक। 5 मिनट तक मैं इस सवाल के साथ आगे आने वाले और ऐसे सभी सवालों की थ्योरी बताऊंगा। ध्यान से सुने, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सवाल हमसे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ओके, अब करें तो करें कैसे? ऐसे सवालों में आपको एक कंसेप्ट को समझना है। क्या सवाल आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, कहीं ना कहीं इसे आपको जितने भी आपने सीपी पढ़े उससे रिलेट करना है। अब आते हैं सबसे पहले सीपी पर। आप सबको पता है सीपी बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ी है टोटल 4 सीपी। नंबर 1 आरएल वीपी, नंबर 2 ई बीपी, नंबर 3 डी एफपी, नंबर 4 ओपी। बोलो हाँ या ना। बच्चों एक बात बताओ, जो सीपी है इन सब के प्रपोर्शनल है, राइट? यानी कि अगर सीपी बढ़ेगा तो आरएलवीपी बढ़ेगा, ईबीपी बढ़ेगा, डीएफपी बढ़ेगा, ओपी बढ़ेगा। मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। हमें पता है कि ये चार के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर हमें कभी पता चल जाए कि सीपी कैसा चेंज हो रहा, तो हम आरएलवीपी को समझ जाएंगे, ईबीपी को समझ जाएंगे, डीएफपी को समझ जाएंगे, ओपी को समझ जाएंगे। आरएलवीपी में वेपर प्रेशर का लोअरिंग हो रहा, बीपी में एलिवेशन हो रहा, एफपी में डिप्रेशन हो रहा, लेकिन ओपी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यानी कि अगर ऐसे सवालों को करना है तो हम कोशिश करेंगे सीपी को सीधे ओपी से रिलेट करें, क्योंकि अगर ओपी ज्यादा तो सीपी ज्यादा, आरएलवीपी ज्यादा, ईबीपी ज्यादा, डीएफपी ज्यादा। क्लियर? अब आरएलवीपी ज्यादा, सवाल हमसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पूछ रहा, सवाल हमसे पूछ रहा वेपर प्रेशर। सवाल हमसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा, सवाल हमसे पूछ रहा बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज्यादा होगा।
वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज्यादा होगा। तो मैंने बच्चों से पूछा वेपर प्रेशर फाइनल वाला कम होगा कि ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज्यादा हुआ, मतलब वेपर प्रेशर घट ज्यादा गया। जब वेपर प्रेशर ज्यादा घट गया तो फाइनल वाला जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। वही वाली बात है, जो घट रहा है वो छोटा हो रहा है, जो बढ़ रहा है वो बड़ा हो रहा है। मतलब ओपी is proportional to CP is proportional to RLVP but is inversely proportional to VP, क्योंकि वो घट रहा है। इन द सेम वे अगर कहीं पर CP ज्यादा तो EBP ज्यादा, EBP ज्यादा यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया ज्यादा, मतलब जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर कहीं पर CP ज्यादा होगा तो BP ज्यादा होगा, अगर कहीं पर CP ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, अगर कहीं पर CP ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। बच्चों सुनिएगा, ये सारा का सारा खेल होता है CP का। अब हम CP पता कैसे करें? तो CP पता करना है तो OP पता करो। अब हम OP पता कैसे करें? तो अगर आपको याद हो, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज पाइप, उसका फॉर्मूला होता है ICRT। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अक्सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, R दैट इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, तो हमेशा ही से ही कांस्टेंट होता है। मतलब सारा का सारा खेल पाई का जो है वो IC के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना चाहते हैं तो I इंटू सी को समझ लें। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्यों समझना चाहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इसलिए समझना चाहते हैं ताकि हम CP को समझें, ताकि हम RLVP, EVP, DFP, OP, VP, BP, FP, OP सबको समझें। अब इस सवाल को करने के लिए आपको करना क्या है? इस सवाल को करने के लिए आपके सामने जितने ऑप्शन हैं, जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं अभी डिटेल में बता रहा हूं, अगली बार हम सीधे ऑप्शन में लिख दिया करेंगे। आपके सामने जितने ऑप्शन हैं उनको ऐसे लिख लो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अब क्या करो, एक एक ऑप्शन का सबसे पहले लिखो सी। सी बोले तो कंसंट्रेशन, बोले तो मोलैरिटी। सवाल में कभी मोलैलिटी देगा, कभी परसेंट देगा, कभी नॉर्मेलिटी देगा, कभी फलाना कभी ढिमकाना देगा, कुछ भी दे हमेशा आपको लिखना है वहां पे कंसंट्रेशन बोले तो सी, बोले तो मोलैरिटी। किस्मत अच्छी है, आज सबका मोलैरिटी ही दिया है, तो हम चारों ऑप्शन का लिख लेते हैं सी बोले तो मोलैरिटी। पहला वाला है 0.1, दूसरा वाला है 0.3, तीसरा वाला है 0.1, चौथा वाला है 0.2। कहीं कुछ डाटा इधर उधर हो जाए तो बताना। क्लियर? अब हमने लिख लिया सी, हमें और क्या चाहिए? आई। अब हम लिख लेते हैं साथ में सभी ऑप्शन का आई। NaCl का आई कितना? NaCl टूटेगा कि जुड़ेगा? सर टूटेगा। अल्फा दिया है क्या? ना। तो कितना लेंगे? 100%। बोलो NaCl का आई कितना? बोलने जल्दी जल्दी। NaCl का आई 2। बोलो सेकंड ऑप्शन ग्लूकोज का आई कितना? ग्लूकोज का आई कितना? 1। बोलो थर्ड ऑप्शन LCl3 का आई कितना? 4। जोड़ दो ना 3 4। फोर्थ ऑप्शन का आई कितना? 2 1 3। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं आई इंटू सी। राइट? आई इंटू सी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आई इंटू सी से हम पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बताएंगे, उससे सीपी, उससे आरएलवीपी, ईवीपी, डीएफपी, ओपी एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सबका लिख लेते हैं आई इंटू सी। तो 2 इंटू 0.1 बोले तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 बोलो चलेगा। हमारे सामने आईसी का ऑर्डर आ गया। जैसे ही मुझे आई इंटू सी का ऑर्डर मिल गया तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ओपी का ऑर्डर। आप मुझे बताओ, जिसका आईसी ज्यादा उसका ओपी ज्यादा। सबसे ज्यादा आईसी किसका? ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद ऑप्शन नंबर 1। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आप आई इंटू सी लिखोगे, उससे आप सीपी, बाकी सभी सीपी को रिलेट करोगे। आई इंटू सी ज्यादा तो आरएलबीपी ज्यादा, बीपी कम। आई इंटू सी ज्यादा तो ईबीपी ज्यादा, बीपी ज्यादा। आई इंटू सी ज्यादा तो डीएफपी ज्यादा, एफपी कम। आई इंटू सी ज्यादा तो ओपी ज्यादा। इज दिस क्लियर? हमने ओपी का ऑर्डर लिख लिया। चलो अब हम लिखते हैं सीपी का ऑर्डर। आप सब मुझे बताओगे फटाफट, सीपी का ऑर्डर, सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर। मेरे हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर भी यही आएगा। बोलो हाँ या ना? क्या बात है। चलो लिखते हैं बीपी का ऑर्डर। बीपी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ईबीपी का ऑर्डर नहीं, बीपी का ऑर्डर। बोलो बीपी का ऑर्डर क्या होगा? अरे बॉइलिंग पॉइंट भैया, बॉइलिंग पॉइंट सर सेम ही तो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। जहां लोअरिंग है, जहां डिप्रेशन, बस वही उल्टा होगा, बाकी सब सेम ही तो चलेगा। क्या लिखोगे आप?
4 3 2 1। चलो मुझे बताओ वीपी का ऑर्डर क्या होगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, वेपर प्रेशर उल्टा 1 2 3 4 चलेगा, अरे बोलो चलेगा। चलो मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम एज वीपी, बोले तो 1 2 3 4 चलेगा। अरे सीख गए क्या? सबसे पहले सभी ऑप्शन का लिखोगे। श्रीकांत अपना ब्राउजर रिफ्रेश करे बच्चे, किसी को दिक्कत नहीं है, बस आप लिख रहे हो, अपना ब्राउजर रिफ्रेश करो बेटा। तो ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले अपन आई इंटू सी निकालेंगे और फिर आई इंटू सी से हम लोग पता करेंगे सीपी का ऑर्डर, बाकी सारे ऑर्डर। क्या आप तैयार है खेला खेलने के लिए? चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। तो बच्चे भी, मैंने कहा क्या आप तैयार है खेला खेलने के लिए? तो बच्चे लिख रहे हैं सर दिलो जान से, सर होपफुली, सर बिल्कुल, सर शानदार, सर ये। आंसर दो सबसे पहले। मस्ती में पढ़ते हैं आप लोग नहीं, मतलब दिखते नहीं है पर मुझे लग रहा है आप लोग घर में मस्ती में पढ़ते हो, ऐसा नहीं मतलब हाँ सर पढ़ रहे थे। तो भी काम करें खुश होके करें, खुशी के लिए कोई काम ना करे, हर काम खुश होके करे। पढ़ो खुश होके पढ़ो, तैयारी कर रहे हो खुश होके तैयारी करो। सबसे पहले आई टू, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, अगली बार तो बस आंसर बताऊंगा एक बार और। मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, पर कोई एक बच्चा भी ना रह जाए इसलिए, है ना, कोई एक बच्चा भी ना रह जाए पोलियो की वैक्सीन से, इसलिए एक बार मैं और सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो 1 मोलर ग्लूकोज है, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं आई टू सी, सवाल भी सीधे सीधे है ना, इसका ही कितना 1, आई टू सी कितना होगा 1, राइट। मैं आई टू सी लिख रहा हूं सीधे, ठीक है, और इसका आई टू सी कितना होगा 2, राइट, और इसका आई टू सी कितना होगा 3, राइट। 3 1 4 कितना होगा? अरे यार ये तो बहुत ही घटिया सवाल है, ये तो आप सबने बता ही दिया होगा मुझे। किसका ऑर्डर लिखना है बताओ, सबसे पहले किसका ऑर्डर लिखें, सब सीपी का लिख लेते हैं। 4 3 2 1, अभी किसका लिखें, ओपी का। 4 3 2 1, अभी किसका लिखें, ईबीपी का, ईबीपी का। 4 3 2 1, अभी किसका लिखें, बीपी का। कैसे, 1 नहीं सर, 4 3 2 1, आसान है क्या। अभी लिखते हैं डीएफपी का, डीएफपी का होगा 4 3 2 1, अभी लिखते हैं एफपी का, एफपी का उल्टा 1 2 3 4। हेलो, किसी बच्चे को डाउट हो रेज योर हैंड, यार बहुत ही सिंपल सवाल था, आप तो सब बता दोगे यार, आप तो सब बता दोगे। नहीं किसी पार्ट में डाउट हो तो पूछ लो, पूछ लो। बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं इसमें डीएफपी और एफपी में, डीएफपी और एफपी में पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वीपी सेम एज एफपी, बिल्कुल मैंने लिखा नहीं, बाकी आप समझदार हो, इतना तो मैंने आपको बताया, तो बाकी तो प्रिंटेड आंसर है इसी आपके पास। इज दिस क्लियर? अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, अब आप बताएंगे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर।
आंसर नहीं दिया क्या? चलो आंसर लिख लेते हैं फिर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसका आईसी सबसे ज्यादा आई टू सी किसका है? फोर्थ ऑप्शन का, राइट। फिर आते हैं मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। आपसे पूछा है मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सवाल ध्यान से पढ़ना। आपसे फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल रहा है, आपसे फ्रीजिंग पॉइंट, आपसे बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा। सो अगेन आंसर विल बी 4। क्लियर? नहीं समझे? क्लियर? क्लियर। फिर आपसे पूछ रहा है आरएलवीपी। भैया आपसे वीपी नहीं पूछा है, आपसे आरएलवीपी पूछा है, मतलब आपसे सीपी पूछा है। सरल भाषा में आपसे सवाल पूछा था इनमें से किसका मैक्सिमम सीपी होगा, सारे सीपी पूछा है यार। क्लियर है क्या? कुछ बच्चों को डाउट है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। एक बच्चे को डाउट है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। एक बच्चा भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है यार। एक बच्चे को डाउट है, क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर डायमंड क्लियर है। होशियार हो गए, अच्छा अच्छा। ये गड़बड़ है, मतलब एक बच्चा कह रहा है सर आसान थे, बन जाए तो आसान है, हाँ? नहीं बने तो कठिन है, मतलब हमारा तो कोई क्रेडिट है ही नहीं, है ना। ओके चलिए अगला सवाल आप करके बताओ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, आप करके बताओ बेटा। सुक्रोज के लिए I1, सुक्रोज के लिए I1, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। 5 हिंट देता हूं मैं, हिंट। 100 ml में 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, मतलब इन सभी सवालों में वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जो वेट है वो है 5 ग्राम, राइट। आपको सोचना है I इंटू सी, और आपको सोचना है आई एन बाई वी, और इस बार v भी सेम है, तो v वाला फैक्टर नहीं बदल रहा, तो आपको सोचना है I इंटू एन। क्लियर? एन बोले तो मोल, यहां पर मोल होगा 5/58.5, यहां पर मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और साथ में आई। आप यहां पर I इंटू सी बहुत बारीकी से लिखेंगे, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, नंबर बड़ा छोटा से पता चल जाएगा, लेकिन यहां पर आप लिखेंगे। क्लियर? तो आप लोग I इंटू एन निकाल लो, उससे सीपी आ जाएगा, ओपी, फिर फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को उल्टा कर देना, बाकी सब उसी के जैसा होगा। तो बच्चे यहां जो गलती करते हैं वो ये कि 5% को एज इट इज उसका मोल मान लेते हैं, नंबर वन। आपको यहाँ पे मोल के फॉर्म में सोचना पड़ेगा। तो I इंटू एन निकालो, तो एन के लिए मैंने आपको बता दिया, I आपको निकालना आता ही है। अगर हम I की बात करें, I है 2, I की बात करें इथेनॉल, राइट। अब यहाँ पर वाटर बोला है ना, तो ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं, बच्चे डाउट पूछ सकते हैं सर यहाँ पे I हम कितना लें, C2H5O माइनस प्लस H प्लस होगा, नहीं, तो यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोड कैटेगरी में है और वाटर में है, तो आप यहाँ पर I1 ही लेके चलेंगे, क्योंकि अल्फा बहुत बहुत छोटा रहेगा। सुक्रोज, इसके लिए भी I कितना चलेगा, 1। Na2SO4 यहाँ पे आप I ले सकते हैं, कितना, 2 1 3। क्लियर? एक बहुत प्यारा सवाल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर एसिटिक एसिड CH3COH के लिए हम I कितना ले, 2 ले क्या? तो ये बड़ा अजीब हो जाता है, आप सभी सुन ले, एक गुड क्वेश्चन था, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। CH3COH के लिए I हम कितना ले, 2? मैंने कहा नहीं, ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, अगर आपको सवाल मजबूर कर दे तो 2 लेना, अदरवाइज इसके लिए 2 नहीं लेना। उसने कहा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि जब आप 2 लेते हो तो 2 लेने का पीछे का लॉजिक सुन लो, है ना। मैं आपसे सवाल से कुछ हटके डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत प्यारा डाउट है वो डिस्कस कर रहा हूँ।
तो CH3COH जब है, आप इसका आई कैसे लिखोगे? 1 + n-1 into अल्फा, राइट? अब अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ 1 पुट कर दी भाई, तभी तो I2 होगा ना। अब CH3COH का अल्फा 1 पुट करना, ये मतलब है आपको केमिस्ट्री आती नहीं। पूरी दुनिया को पता है जो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वो बहुत ही, उसका अल्फा बहुत छोटा होता है। तो अल्फा इतना इतना छोटा होता है, तो जब भी आप एसिटिक एसिड ले तो आपको लगता है कि सर टूटेगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए अपन I1 ही लेके चलेंगे। क्लियर? या तो सवाल आपको बराबर दे, इसका अल्फा 50% 60% इतना है, तो आप सॉल्व करो। तो पूरी दुनिया को पता है एसिटिक एसिड इज अ वेरी वेरी वीक एसिड, राइट? तो वही लॉजिक से हम इसका I1 लेते हैं। आपको लगेगा कि सर एसिटिक एसिड अंदर जाएगा, सर टूट जाएगा ना सर, CH3COH + I2 होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि I के लिए में अल्फा का भी खेल करना है। तो बहुत अच्छा डाउट है, आपको याद रहे। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 5 ग्राम NaCl, ऐसे ही सभी जगह 5 ग्राम इथेनॉल, 5 ग्राम सुक्रोज, 5 ग्राम सोडियम सल्फेट। बिल्कुल श्रीकांत, बिल्कुल श्रीकांत, until unless nothing specified the problem, प्रॉब्लम की बेसिस पर। अब कुछ नहीं बोला, अब कोई मान लो स्ट्रांग है तो उसे हम लेंगे 2। तो डिपेंड करता प्रॉब्लम पे यार, या तो सवाल क्लियर कट लैंग्वेज दे, या तो अपना लॉजिक लगाओ, राइट? तो क्लियर कट लैंग्वेज नहीं है तो ही हमारा लॉजिक चलता है, ठीक है क्या? तो आप सबके सामने मैंने लिखा है यहाँ पे सोल्यूशन I into C, I into C, I into C, एक बार देख ले, I into C, I into C, I into C। तो यहाँ पे सभी क्लियर कट वैल्यूज आ गई हैं, आप देखेंगे तो वैल्यू जैसी है। अगेन अगर आपका डाउट है सर इथेनॉल के लिए आई हम कितना ले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई पर कितना ले रहे हैं, 1। रीजन बहुत सिंपल है, ठीक है? बेटा डाइमराइज पानी में कहां से होगा यार? एक बच्चा कह रहा है सर क्या वो डाइमराइज होगा? बेटा एसिटिक एसिड हो गया, या कोई भी ऐसे कंपाउंड जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनका डाइमराइजेशन वाटर में नहीं होता। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट बेटा, पानी में टूटेगा। डाइमराइजेशन होता है पर वो नॉन पोलर में होता है। मैंने कुछ देर पहले कहा था एसिटिक एसिड डाइमराइज, वो भी बेंजीन सॉल्वेंट बोला था। सॉल्वेंट वाटर नहीं है भैया, वाटर में डाइमराइजेशन नहीं होगा। जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका वाटर में नहीं है। आप लोग लॉजिक पता क्या लगाते हो, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा नहीं है। डाइमराइजेशन वहां होगा जहां नॉन पोलर है, तो मॉलिक्यूल आपस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, तो उससे डाइमराइज हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे जो वैल्यू है आपको सॉल्व नहीं करना, कैसे करना एक बार वो देख लो सभी लोग, सभी लोग सुन लो जरा यार। हाँ यार, इसमें एक मॉलिक्यूलर वेट गलत लिखा हुआ है क्या? जरा देखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। मॉलिक्यूलर वेट गलत लिखा हुआ है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इज रॉन्ग, ठीक है? और सोडियम सल्फेट का सही लिखा है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, बस ये गलत था। ये बार मुझे बताना है कितना सॉल्व करके, 5/46 सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, तो मैं करेक्शन कर देता हूं, कितना आ रहा है सॉल्व करके बताएंगे? कोई बताएगा कितना आ रहा है एग्जैक्टली? हाँ कैलकुलेटर लेके बैठे रहते बच्चे हैं। कितना आ रहा है कैलकुलेटर वाला बता दो, 5/46 इंटू 1, 0.108, राइट? तो मैं ले लेता हूं इसे 0.108, चलेगा? यही आ रहा है क्या? 0.108, ओके। अभी आप इसे कंपेयर कर लो, ठीक है? अब ये नहीं करना चाहते तो कैसे करो? सुनो, अब एग्जाम में कोई इतना सॉल्व नहीं करने वाला। एग्जाम में कैसे करना वो देखो आप जरा, एग्जाम में कैसे करना वो देखिएगा। पहला वाला आई है 2, 2 इंटू 5/58.5, अप्रोक्सीमेशन लेंगे अपन, राइट? दूसरा वाला है 5/46, अब तुरंत समझ में आ जाए, ये है 10/58.5, ये है 5/46। क्लियर? तो यहां पे कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों में कंपैरिजन हो गया। फिर आते हैं ऐसे अपन तीसरे में, तीसरा है 5/342, बहुत बड़ा डिनोमिनेटर तो नंबर और छोटा होगा, है ना? तो ऐसे कर करके भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्टली करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा वाला कितना है, 5/142 इंटू 3, तो अंदाजा लगा कर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सवाल था इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है इस इथेनॉल की वजह से। यहां अगर अपन ग्लूकोज ले लेते ना तो बड़ी आसानी सॉल्व होता है ना। ग्लूकोज ले लेते हैं 180, तो ये है 58.5, ये है 180, 142, सीधे अंदाजा लग जाता। ठीक है, ऐसे ही किया था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने ऐसे ही किया था, हमने अप्रॉक्स करके ही बताया था, बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं आता,
बट इस कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको ये बताया, डाटा कुछ भी दे हमेशा कंसंट्रेशन के फॉर्म में सोचेंगे। नंबर वन, बच्चा मुझसे डाउट ये भी पूछ सकता है, सर यहाँ मोलैरिटी लिखा है, यहाँ तो वॉल्यूम से डिवाइड। यार वॉल्यूम सबके लिए सेम है, जो फैक्टर सेम होता है ना उससे कभी डिसीजन नहीं होता, उससे कभी कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन उसी फैक्टर से होता है जो बदलता है। तो बदल कौन रहा है? एक तो वेट भी सेम है, पर वेट और मॉलिक्यूलर वेट अलग है, उसे नंबर ऑफ मोल बदल रहा। तो अपन नंबर ऑफ मोल्स और आई वाले फैक्टर को लेके चल रहे हैं। द थिंग इज यहाँ मोलैरिटी नहीं, यहाँ मोल लिखा होना चाहिए, जैसा मैंने लिखा था, जैसा मैंने लिखा था। क्लियर? लेकिन वही वाली बात है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो अगर आप वॉल्यूम सेम लेके चलो तब भी बात बराबर है। तो यहाँ पे जो डिसीजन हुआ वो आई इंटू एन से हुआ। कोई भी सवाल है उसमें कोई भी कंसंट्रेशन यूनिट दे, सबसे पहले आपको मोलैरिटी के फॉर्म में सोचना है। एग्जाम में कैलकुलेशन इतना नहीं होता, तो उसे आप अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं, डिनोमिनेटर के बेसिस पर ही कंपेयर करना है बेटा, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है क्या? तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट बताने के लिए वैल्यू लिख दी है, बाकी डिनोमिनेटर के बेसिस पर ही कंपेयर करना है। ऑलराइट, चलिए, तो अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। अब इसका आंसर आप सब देंगे, बिल्कुल सिंपल है, सारे सवाल करने के बाद इसका आंसर आप सब में देंगे। हाईएस्ट वेपर प्रेशर मींस मिनिमम सीपी। हाईएस्ट वेपर प्रेशर मींस मिनिमम आई इंटू सी। आई सी छोटा तो आर एल वीपी छोटा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। हाईएस्ट वेपर प्रेशर, आई इंटू सी, सभी में ग्लूकोज 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 है, राइट? आई 111 है। आ जाते हैं सी वाले फैक्टर पर, तो सी सबसे छोटा जहां होगा वेपर प्रेशर वही होगा, तो आप देख सकते हैं सी सबसे छोटा थर्ड ऑप्शन में है, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है क्या? किसी बच्चे को डाउट नहीं? मैं देख रहा हूं सभी बच्चों ने लाइन से आंसर दिया है। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर, उसका नाम है सूरी, उसके बाद है कुमार गौरव, उसके बाद अर्पिता, आपने कुछ मिस्टेक करी है, कुशाल, सॉरी कुशल मंगल, फिर कुमार गौरव, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है। नहीं आए तो बहुत आसान है, बहुत, ये तो आप तुरंत बता दोगे मुझे। HgI2 is mixed with Ki, then freezing point of solution। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इसे इमेजिन करो, हमारे सामने एक सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन था ये था HgI2 का, इसे हमने मिक्स किया Ki के साथ। क्लियर? तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा नया सॉल्यूशन का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली कंपैरिजन पहले और बाद का है। क्या बात, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। चलो हम देखते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। मैं आपको यहां पे एक हिंट दे देता हूं, दोनों के मिक्सिंग से K2HgI4 बनेगा, K2HgI4 बनेगा, यह हिंट है। जैसे ही मैंने आपको हिंट दिया कि K2HgI4 बनेगा, तो आप तुरंत समझ जाओ K2HgI4 के बनने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा। एक सॉल्यूशन में HgI2 है, एक सॉल्यूशन में Ki है, दोनों का एसोसिएशन होगा और बनेगा K2HgI4, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है। इस सवाल में ट्विस्ट यही था कि बच्चों को लगता है दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाया, तो अलग अलग सॉल्यूशन के मिलाने से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है, यानी सीपी घट रहा है, यानी डीएफपी घट रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस।
आई होप आपको क्लियर हुआ। बोलो क्या क्लियर हुआ, बोलो क्या क्लियर हुआ। ओ भैया कॉम्प्लेक्स बन रहा है काय का कॉमन आयन। ऑलराइट, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। 7.4 ग्राम KCl, यहां पे दे रखा है अल्फा, दिस इज नॉट ए, दिस इज अल्फा, राइट, बिकम्स 50%, dissolved in 500 grams water, then find out freezing point of। हद आसान सवाल है, हद आसान सवाल है, नया फॉर्मूला लगाएंगे। अरे भैया टॉपिक की पहचान करो, तो डीएफपी का सवाल है, तो डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। सर के एफ नहीं याद है तो लो, के एफ की वैल्यू है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। क्या बात है, कुशल मंगल ने सबसे पहले जवाब दिया, पता नहीं सही है कि गलत। आयुषी ने दिया जो कि अलग है, जितने बच्चे हैं उतने आंसर आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आज से आप सबको केवल आई वाला फॉर्मूला ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर? अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा दिया है, आपको आई निकालना पड़ेगा। आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आई निकालेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस। क्या किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में? आई बराबर के एफ इंटू एम, मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यार आप सॉल्व नहीं कर रहे, मुझे को लग रहा है कुछ बच्चे इसको, हाँ सर बन जाएगा सर, ऐसा मत करो बेटा, मत करो, आप मुझसे और टाइम लो सर प्लीज, हमें अभी और सॉल्व करना है, बट नेवर डू दिस। बिना सॉल्व किए मत मुझे कहो सर अगला सवाल, सॉल्व तो कर लिया ना। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम आयुषी बेटा, नो प्रॉब्लम, टाइपिंग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं, आपको पता आपने क्या किया है। ऑल राइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर आपके लिए। यार अब मुझे कैसे, देखो मैं आपको देख तो रहा हूं, कैसे पता है सॉल्व कर रहा नहीं कर रहा हूं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, सवाल आपके लिए है। बहुत आसान है, हाँ सर बन जाएगा सर फॉर्मूला, नहीं करो तभी तो सीखोगे। नहीं जो नहीं कर रहे बेटा बरखा, उनके लिए आंसर कोई बात नहीं, जो नहीं कर रहे मैं उनसे बात कर रहा हूं। 5% W by V sucrose solution is acetonic with a solution of non-electrolyte of 0.87%. Then find out molecular weight of non-electrolyte solution. बेहद ही अच्छा सवाल, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, देखने में डर लगते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन बेहद ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हिंट है, आइसोटोनिक है तो पाई बराबर पाई, तो सर ICRT बराबर ICRT, तो सर टेम्परेचर सेम, आर से कैंसल, आई बराबर सी बराबर आई बराबर सी। कितना आसान है यार, अरे वाह शानदार। कुशल मंगल ने सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया इस सवाल का। कुछ नहीं करना है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई कितना होएगा 1, राइट, पक्का ना। सुक्रोज के लिए आई कितना होएगा 1, सही है क्या? आई तो 1 ही है। अब परसेंट डब्ल्यू बाई वी बोला है, तो वॉल्यूम आप सेम ले लो, 100 ml में 5 ग्राम, 100 ml में 0.87 ग्राम, तो आई कैंसिल हो गया, एन बाई वी, एन बाई वी, वी से भी कैंसिल, तो खेल किसका बचा, नंबर ऑफ मोल का, तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे वही तो सॉल्व करना था, कोई भी सॉल्व कर लेगा, अप्रोक्स आंसर चलेगा यार, एंड द करेक्ट आंसर इज 60 आसान है क्या? क्या बात, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, वॉल्यूम सेम क्यों लिया? ओहो हर्षित कहां को जाते हो, परसेंट डब्ल्यू बाई डी का मतलब क्या है, पढ़ो इसको पढ़ो, 5% ऐसे मत पढ़ो, शब्दों में पढ़ो, 5% ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो 5 ग्राम सॉल्यूट है, शब्दों में पढ़ा करो ना, सांकेतिक भाषा है वो, ओके।
अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 11 ग्राम बैरियम नाइट्रेट is added to 100 ग्राम water, then solution boiled at this, then find out degree of ionization of salt. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है, मतलब अल्फा पूछा है। हिंट दे रहा हूं, पहले आई निकाल लो फिर अल्फा, वो तो हमें पता है सर। हिंट है, पहले आई निकाल लो फिर अल्फा। आप सबने बहुत अच्छा खेला और सारे सवाल आपने खत्म कर दिए, इतना बढ़िया सॉल्व किया, जल्दी जल्दी फटाफट। सबसे पहले आई निकाल लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं मरियम, बिल्कुल बेटा। सबसे पहले आई निकाल लो, उसके बाद अल्फा निकाल लो। सर आई कैसे निकाले? फॉर्मूले की पहचान करो ना यार, किस टॉपिक का सवाल है? ईडीपी का। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक ही तो फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम। आई निकालना, डेल्टा टीबी कितना लिखोगे? 0.46। आई वही तो पता करना है। केबी पूरी दुनिया को पता है पानी का 0.52 इंटू एम बोले तो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इन ग्राम्स ऑफ वाटर इन केजी, 100 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करेंगे, आई निकल जाएगा। आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा से अल्फा निकल जाएगा। इतना तो करना आपको पड़ेगा, सॉल्व नहीं करते बनता ऐसा नहीं कहेंगे। And the correct answer for this problem is आपके सामने, alpha is 0.545। कर लो कुशल यार। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर केबी और केएफ याद करेंगे? अगर आपको लगता है याद करने से आपका दिमाग नहीं कम होगा तो याद कर लो। सवाल करते करते याद हो जाए तो दिमाग को मत को याद मत कर, तो वो जाने दो। एग्जाम में गिवन होगा, बट याद हो जाए तो ऐसा थोड़ी दिमाग भूल जा, ऐसा नहीं करना है ना। याद होने दो, अगर हो जाता है अपने आप तो हो जाने दो, ठीक है। ऑल राइट, अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। बेंजीन, हिंट दे रहा हूं, हिंट, डायमराइज होगा। एसिटिक एसिड इन बेंजीन, इट विल डायमराइज। डेल्टा टीएफ पता है 0.45, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम। अंजलि ने आंसर दे दिया है, मैंने नहीं कहा सही है। बिल्कुल सही है जवाब आपका सूरी बेटा। अंजलि सूरी ने सबसे पहले आंसर दे दिया। कुमार गौरव चेक योर कैलकुलेशन। कुशल मंगल चेक योर कैलकुलेशन। अंकिता चेक योर कैलकुलेशन। आस्था सही है। ऑल राइट, समय समाप्त होने वाला है, इसलिए बहुत समय नहीं ले सकते। कुछ नहीं करना था, डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू केएफ इंटू एम, सॉल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड, उसका मॉलिक्यूलर वेट 60, वहां से आई आएगा, आई से अल्फा, आई का फॉर्म लगेगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आई की वैल्यू पुट करें, अल्फा सॉल्व करें, अल्फा कम्स आउट 0.946, परसेंटेज में हो जाएगा 94.6%। एक बार इसे फिर से ट्राई करना, कल संडे है, डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। अभी टाइम हो चुका है, मैं आपको दे रहा हूँ क्लास का हैंड आउट। अभी एक दो सवाल और है, होमवर्क में ले दूं क्या सवाल सोल्यूशन हटा के?
तो बहुत सारे सवाल है यार अभी। चलिए ऐसा करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप मॉड्यूल भी सॉल्व कर लोगे तो अच्छा, मैं केवल प्रॉब्लम दे दूं सॉल्यूशन हटा के? एक दो दे देता हूं, है ना? ठीक है, ठीक, हाँ सोल्यूशन हटा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं क्लास का हैंडआउट आपसे अभी तुरंत 1 मिनट लगेगा। थैंक यू सो मच। एक दो सवाल हैंडआउट में होमवर्क में रहेंगे, उसे भी देख लीजिएगा, बाकी उनसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही ऑब्वियसली। लिंक कब शेयर करूंगा? अरे सृष्टि बेटा, लिंक तो बच्चों के पास पहले से ही है, लिंक तो पहले से ही है। तभी तो कहता हूं मेरे साथ क्या करो हर्षित, सभी को इसीलिए तो कहता हूं, इसीलिए तो कहता हूं सभी को कि साथ में क्या करें प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, सीखते हम क्लास में तो हैं। थैंक यू सो मच सरिता बेटा। अभी आप सबके सामने आया होगा एक पॉपअप, पॉपअप की मदद से भी आप आज की क्लास के हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं, और यही हैंडआउट आपको आपके फोल्डर पर भी मिल जाएगा। अभी भी कुछ बच्चे मुझसे लिंक मांग रहे हैं, तो मैं आपसे एक बार लिंक फिर से चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं। आपको पता है, आपको कॉपी पेस्ट करना आता ही है, जैसा मैसेज कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर लेना है चैट बॉक्स से, और उसे कहीं पर सेव कर ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।